दिल्ली चुनाव में हर पार्टी अपने हिसाब से समीकरण बनाने में लगी है। केजरीवाल ने भाजपा के कोर वोट बैंक मिडिल क्लास में सेंध लगाने के लिए उनकी दुखती रग पर हाथ दे डाला और इनकम टैक्स में बड़ी छूट की मांग कर डाली, वो भी ऐसे समय में जब पूरा मिडिल क्लास 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट पर निगाह टिकाए बैठा है और बजट के ठीक 4 दिन बाद दिल्ली चुनाव होने वाले हैं। जवाब भी आया, वो भी खुद प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। दूसरी तरफ कांग्रेस भी अब से पहले के मुकाबले ज़्यादा हमलावर हो गई है, जो बीच में थोड़ी सी सुस्त दिख रही थी, और तेजी से बदलते ये घटनाक्रम क्या इशारा कर रहे हैं, आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ेंगे, उनसे आपका परिचय कराऊं इससे पहले देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में सर्दी के बीच चुनावी पारा हाई होता जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक पार्टियों के एक दूसरे पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। साथ में चुनावी रेवड़ियों की बरसात भी हो रही है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अब मिडिल क्लास पर दांव लगाया है। उन्होंने केंद्र सरकार से मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स में राहत के अलावा कई मांगे कर दी है। शिक्षा का बजट 2% से बढ़ा के 10% किया जाए। प्राइवेट स्कूलों की फीस पे लगाम लगाई जाए पूरे देश में। दूसरा, उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए सब्सिडी और स्कॉलरशिप्स दी जाएं। तीसरा, हेल्थ का बजट भी बढ़ा के 10% किया जाए और हेल्थ इंश्योरेंस से टैक्स हटाया जाए। चौथा, इनकम टैक्स की छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ा के कम से कम 10 लाख किया जाए। मिडिल क्लास की बात हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। आप तो जानते हैं, भाजपा ने मध्यम वर्ग को, मिडिल क्लास को देश की इकोनॉमी की रीढ़ माना है। हम मिडिल क्लास की एस्पिरेशंस को समझते हुए शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक हर आधुनिक सुविधाएं बना रहे हैं, लेकिन ये आप वालों आपदा ने दिल्ली में मिडिल क्लास को सिर्फ मुसीबतें ही दी हैं। लोकसभा चुनाव में एक साथ काम करने वाली कांग्रेस भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने दिल्ली की आप सरकार पर हॉस्पिटल निर्माण को लेकर 382 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। भ्रष्टाचार के से भरे हुए पन्ने, जिसको एक ऐसे ही एक पन्ने को 14 में से एक जो कि हेल्थ के मुतालिक है, जिसके अंदर मैंने ये देखा और पाया 382 करोड़ रुपए का घोटाला केजरीवाल के ऊपर सीधे सीधे इसके अंदर है। 382 करोड़ का घोटाला। दिल्ली के चुनाव में बीजेपी नेता परवेश वर्मा के पंजाब को लेकर दिए बयान पर तनाव बढ़ गया है। परवेश वर्मा ने पंजाब की गाड़ियों के दिल्ली में आने पर सवाल उठाया। मैंने अभी इलेक्शन कमीशन में शिकायत करी, मैंने दिल्ली पुलिस में भी शिकायत करी, मैंने लिखित में शिकायत करी कि पीछे एक हफ्ते के अंदर अंदर में यहाँ से पंजाब की हजारों संख्या में गाड़ियाँ यहाँ पर नई दिल्ली विधानसभा में घूम रही हैं। उनके आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री, उनके मंत्री, उनके विधायक, उनके सभी कार्यकर्ता यहाँ पर सारी गाड़ियों के ऊपर में, अपनी प्राइवेट गाड़ियों के ऊपर में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का स्टिकर लगाकर उनके अंदर कौन लोग बैठे हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने परवेश वर्मा के बयान को पंजाबियों का अपमान बताया है। ये बहुत ही शर्मनाक बयान है और ये पंजाबियों की शहादत का अपमान है, सिखों की शहादत का अपमान है, उनकी देशभक्ति का अपमान है। और दिल्ली तो देश की राजधानी है, तो हर राज्य के लोगों के नंबर की गाड़ियां होती हैं। इसके लिए अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होना है। इसके लिए बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार किया है। आने वाले दिनों में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ताबड़तोड़ रैलियां होने वाली हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों को दिल्ली की 2-2 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 14 जनसभाएं करेंगे। अन्य मुख्यमंत्रियों को भी प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है। यानी आने वाले दिनों में दिल्ली में चुनावी सरगर्मी और बढ़ने वाली है। सवाल ये है कि दिल्ली के चुनावी दंगल में फिलहाल किसका दांव भारी है।
केजरीवाल एक के बाद एक लोक लुभावन ऐलानों के सहारे अपनी नैया पार लगा लेंगे या फिर भ्रष्टाचार के आरोप केजरीवाल पर भारी पड़ेंगे। शराब घोटाला से लेकर मुख्यमंत्री बंगले पर करोड़ों के खर्च के आरोपों को लेकर बीजेपी केजरीवाल पर हमलावर है। क्या इनके सहारे बीजेपी केजरीवाल का विजय रथ रोकने में कामयाब हो जाएगी? और इन सब के बीच कांग्रेस का क्या होगा? इन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे अपने इस खास शो में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी, बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जी, कांग्रेस के प्रवक्ता नीरज मिश्रा जी और वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह और राजनीतिक विश्लेषक सज्जन कुमार सिंह। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में और आप सभी को मेरा नमस्कार। शुरुआत में करना चाहूँगा सिद्धार्थ यादव जी आपसे। बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास के सबसे बड़ा दर्द कहते हैं वो होता है कि इनकम टैक्स घटाते क्यों नहीं है, टैक्स का बोझ बहुत ज़्यादा है। उस दर्द को छूने की कोशिश केजरीवाल जी ने की है और कहा है कि इनकम टैक्स 7 लाख से बढ़ा के छूट 10 लाख तक कर दीजिए। अब करना तो पता नहीं कितना फाइनेंशियली फिजिबल होगा, लेकिन ये मांग करके उस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है। बीजेपी कैसे इसका काउंटर करेगी? देखिए, मेरा मानना यह है कि अरविंद केजरीवाल की सच्चाई आज दिल्ली की जनता के सामने आ चुकी है। अरविंद केजरीवाल ये बात जानते हैं कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद चूंकि उनके पास किसी प्रकार का एजेंडा, किसी प्रकार का रिपोर्ट कार्ड दिल्ली की जनता के सामने दिखाने के लिए नहीं है, तो अब वो उन बातों पर कर रहे हैं जो या तो बेबुनियाद हैं, बेतुकी हैं या फिर उनके हाथ की नहीं है। ये उनमें से एक है। पिछले 3-4 दिनों में हमने देखा, कभी वो रामचरितमानस के किसी गलत प्रसंग को ले आते हैं, कभी वो गीता के किसी गलत ज्ञान की बात करने लगते हैं और अब वो बजट की बात पे कर रहे हैं। 10 साल से रहे हुए मुख्यमंत्री, प्रदेश के अंदर लोगों को साफ पीने का पानी नहीं मिल पा रहा, साफ हवा नहीं मिल पा रही, मोहल्ला क्लिनिक्स में इतना बड़ा स्कैम हुआ, उनकी हालत इतनी जर्जर है, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की हालत इतनी जर्जर है, कोई नया कॉलेज नहीं खुला, कोई नई सुविधा लोगों को नहीं आई, कोई नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दिल्ली के अंदर नहीं आया, नए सड़कें, नए फ्लाईओवर्स, कुछ नहीं मिला। जहां पर यह स्थिति हो, वो चुनाव के अंदर जहां दिल्ली की सरकार चुनी जानी है, वो केंद्र के बजट की बात कर रहे हैं। मैं मानता हूं ये चुनावी प्रोपेगेंडा है। ये चुनाव केंद्र के बजट या देश भर में हमारे टैक्स पेयर्स के लिए क्या सुविधा सरकार को लानी है या नहीं लानी, उसको लेकर के नहीं है। यह चुनाव दिल्ली में किसकी सरकार होगी उसको लेकर के है। क्या अरविंद केजरीवाल अपनी जिम्मेदारी से भाग करके ऐसी बेबुनियाद, ऐसी बातें करके जो उनके हाथ की नहीं है, वर्तमान समय के जवाब की नहीं है, क्या वो बचना चाहते हैं? अगर वो बचना चाहते हैं तो दिल्ली की जनता उनको बचने का अवसर नहीं देगी, क्योंकि आज बात यह है कि जो 10 साल से, लगभग 11 साल से जो दिल्ली की जनता आपदा झेलती आ रही है, अब उस आपदा से मुक्ति चाहिए। कोई भी ऐसी लोक लुभावन वाली बात या कोई भी ऐसी बात जो उनके झूठे प्रोपेगेंडा और प्रपंच को दिखाती है, मैं मानता हूं कि उसमें जनता पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी आपको देना होगा कि 10 साल से ज्यादा वक्त तक आप दिल्ली की सत्ता पर काबिज रहे हैं और अब जाकर के मिडिल क्लास की अब बात कर रहे हैं, जबकि इससे पहले कहा यह जाता था कि गरीब तबकों की बात अरविंद केजरीवाल करते हैं, मुफ्त बिजली हो, मुफ्त पानी हो, झुग्गी में सड़क बिछाना हो, लेकिन मिडिल क्लास पर पहली बार इतना जोर से बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ये क्या चुनावी स्टंट है पुष्पेंद्र जी? नहीं, देखिए, हम तो मिडिल क्लास के लिए हो, चाहे लोअर क्लास के लिए हो, चाहे अपर क्लास के लिए हो, हम कभी कोई भेदभाव नहीं करती हमारी सरकार दिल्ली में, और हम हर तबके के लिए एक तरह से बराबर काम करते हैं। हम बीजेपी की तरह नहीं हैं। अब आप देखिए, हम दिल्ली में हमने ये नहीं कहा कि हम कुछ चुनिंदा लोगों को या जो जरूरतमंद लोग हैं उनको शिक्षा फ्री देंगे, उनको स्वास्थ्य इलाज फ्री देंगे, ये सब हमने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आया है, संकल्प पत्र जो भी उनका, उसमें उन्होंने लिखा है कि हम जरूरतमंद लोगों को देंगे। इसका मतलब साफ ये है कि जो हम दिल्ली में फ्री शिक्षा दे रहे हैं
वो ये खत्म कर देंगे। अब जरूरतमंद का मतलब क्या है भाई, उसको कैसे चिन्हित करेंगे आप? उसका सिर्फ सीधा मतलब वो होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास जरूरतमंद लोग, जो बेचारे गरीब लोग हैं या जिनको जरूरत है, वो जाकर के इनके नेताओं के पीछे पीछे घूमे कि भैया हमारे बच्चे का एडमिशन करवा दीजिए, मेरा बच्चा स्कूल में भर्ती करवा दीजिए, मुझे इलाज चाहिए। तो ये जरूरतमंद वाला जो शब्द जोड़ा है इन्होंने, इससे क्लियर हो गई इनकी मानसिकता कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अगर आती है, काबिज होती है, तो वो सीधे सीधे सबसे पहले इन सब व्यवस्थाओं को खत्म कर देगी। ना तो वो फ्री शिक्षा देगी, ना वो फ्री इलाज के लिए कोई व्यवस्था करेगी, और जो महिलाओं के लिए हम फ्री बस यात्रा दे रहे हैं वो सारी चीजें खत्म कर देगी। इन्होंने कहा अभी भाजपा के प्रवक्ता महोदय ने कि हमने दिल्ली में कुछ 10 साल किया नहीं, इसलिए हम इस तरह की बात कर रहे हैं। साहब, हमने दिल्ली में 10 साल बहुत कुछ किया। और सुनिए, 2020 के इलेक्शन में हमने इतना काम किया था दिल्ली में कि हमारे मुख्यमंत्री उस समय के माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जब जनता के बीच पहुंचे थे इलेक्शन में, तो उन्होंने सीधा जनता से अपील की थी कि देखिए, हम आपके बीच आए तो हैं, लेकिन अगर पिछले इन सालों में हमने कोई काम नहीं किया है तो प्लीज हमको दोबारा मत चुनिएगा। अगर हमने काम किया हो तभी हमको वोट दीजिएगा। 2020 में हमको दोबारा से जनता ने चुना, हमारे ऊपर विश्वास किया, क्योंकि हमने उनके लिए काम किया। उन्होंने देखा काम क्या, ऐसा नहीं है कि हमने काम नहीं किया था। हमने, अब ये कह रहे हैं कि हमने कुछ काम नहीं किया, स्कूल नहीं बनाए, अस्पताल नहीं बनाए। मैं भाई साहब को बताना चाहता हूं कि देखिए, स्कूलों की हमारी लिस्ट है और ये हॉस्पिटल्स की लिस्ट है। हमने कहां कहां स्कूल बनाए, कहां कहां हॉस्पिटल्स बनाए। अगर आप मुझे अनुमति देंगे तो मैं सारा इनको बता दूंगा, सुना देता हूं, या आपको भेज देता हूं, या इनको भेज देता हूं। हमने स्कूल भी बनाए, हॉस्पिटल्स भी बनाए, जबकि हमारे पास सर जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसीलिए संक्षिप्त में आपको बता रहा हूं कि देखिए, हमारे पास दिल्ली में जमीन नहीं है। लैंड डीडीए के पास है और डीडीए केंद्र सरकार के अंडर में है, एलजी साहब उसको चलाते हैं। तो हमारे पास जमीन ना होते हुए भी जहां भी सुविधाएं थी, जहां जमीन हमारे पास थी वहां हमने स्कूल बना दिए नए। जहां हमारे पास जमीन नहीं थी, स्कूलों के कैंपस में हमने क्लासरूम्स बढ़ा दिए। उसी तरह से हॉस्पिटल्स का हम बताएं, हमने हॉस्पिटल्स बनाए 4, और हमारे अभी हॉस्पिटल्स जो है अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। इसी तरह से यूनिवर्सिटी का है। हम अब देखिए, हमने 4 यूनिवर्सिटी बनाई, लेकिन हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी के 6 जो है कॉलेजों के कैंपस भी बनाए। तो हमारे पास जमीन नहीं है, फिर भी हम ये सारे काम कर रहे हैं। हमने सीसीटीवी दिल्ली में इतने लगा दिए कि दुनिया में किसी भी शहर में सबसे ज्यादा अगर हैं सीसीटीवी कैमरे तो वो दिल्ली में है। तो इनका ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। हम बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री में करवा रहे हैं, कैसे कह रहे हैं कि हमने जनता के लिए काम नहीं किया? हमने जनता के लिए काम किया। आपने जितने भी चीजें गिनाई उसमें कई बार सवाल ये उठता है कि आऊँगा आपके पास, शो बहुत लंबा है, 1 घंटे का आपके पास आऊँगा। कांग्रेस ने तो बहुत ही फैक्ट के साथ ये कह रही है, आरोप लगा रही है कि जिन अस्पतालों की बनाने की बात कर रहे हैं उसकी नींव तो कांग्रेस के ज़माने में डाली गई थी, और बनने थे जितने अस्पताल उतने बनाए नहीं, सिर्फ 3 बनाए, वो भी कांग्रेस के ज़माने के थे। और सीएजी की रिपोर्ट का हवाला दे कह रहे हैं कि उसमें घोटाला कर दिया। नीरज मिश्रा जी, देखिए लक्ष्मण जी, मैं दिल्ली के अंदर, मैं बता दे रहा हूं, आप सुन लीजिए। मैंने बताया ना आपको कि जो हमने हॉस्पिटल बनाए, नीरज मिश्रा जी को बोलने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगा। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, अरुणा आसफ अली ओपीडी, लक्ष्मण जी, सारे हमने बनाए। शगुफे की हवा निकाल देता हूं। देखिए दिल्ली के अंदर, नीरज मिश्रा जी को बोलने दीजिए। हाँ लक्ष्मण जी, देखिए दिल्ली के अंदर सिर्फ कुशासन नहीं, एक कुप्रबंधन का भी नूरा कुश्ती का मैच चल रहा है, जिसमें एक तरफ भाजपा है और एक तरफ हमारी आम आदमी पार्टी। हमारे प्रवक्ता महोदय आम आदमी पार्टी के कह रहे हैं कि इन्होंने 3 अस्पताल बनाए मेरे ख्याल से। एक बुराड़ी का अस्पताल है जो 6 साल की देरी से बना, और जहां पर 900 बिस्तर होने चाहिए थे वहां लगभग 600 बिस्तर का वो अस्पताल बना। ये प्री अप्रूव प्रोग्राम था, जिसके लिए लैंड एक्वायर हमने पहले किया, जिसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बजटिंग हमने की, और उसको एग्जीक्यूशन स्टेज पर लाने से जी आपके पास आऊंगा मैं। हमारी सरकार बदल गई, वो अलग बात है। ऐसा ही द्वारका में भी था, वहां 1500 बेड का अस्पताल बनाना था, लगभग 9 साल की देरी के बाद वो बन रहा है, और उसमें भी आपके 1500 से वो लगभग 450 बेड के आसपास वो हो गया है। और इसी तरीके से एक और किसी अस्पताल की बात कहते हैं। तो बात मोटी मोटी तो देखिए ये है कि कितनी सहूलियत से आपको कह रहे थे कि दिल्ली में लैंड तो हमारे पास नहीं है जी। अरे ठीक है, आपके पास लैंड नहीं है तो आप फिर कैसे दावे कर देते हैं कि आपने नए स्कूल बना दिए?
आप कहिए ना, जो पुराने बने हुए स्कूल थे, जिसका जमीन अधिग्रहण हमने किया, जिस पर बिल्डिंग हमने बनाई, जिसमें टीचर्स हम लाए, जिसके अंदर बच्चों को हमने लाया, आपने उसका सिर्फ रंग रोगन कर दिया। आप इसको सच्चाई से कह दीजिए टीवी के ऊपर। और साथ ही साथ देखिए लक्ष्मण जी, क्या है कि ये सारी कहानी घूम फिर कर कहाँ आती है कि आज अगले 10 दिन में दिल्ली में वोट पड़ने जा रहे हैं। आज इनको दिल्ली की जनता की याद आई। इस पिछले 10 साल में ये जो प्रदूषित हवा की वजह से एक नए नवजात बच्चे का जो 20 साल उसकी उम्र से कम हो जा रहा है, उसके बारे में चिंता इन लोगों को पिछले 10 साल में नहीं आई। जो पानी के अंदर फीकल कोलाइड की मात्रा है जी, इस पे मैं आऊंगा नीरज जी, लेकिन इसका जवाब मैं आपसे लूं। पुष्पेंद्र जी, जो ये कह रहे हैं कि जो अस्पताल बनाए गए, उस अस्पताल का जमीन अधिग्रहण कांग्रेस ने किया था। मेरा सवाल जमीन अधिग्रहण किसने किया था इससे नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब कांग्रेस दिल्ली में अस्पताल बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण कर सकती है, तो आम आदमी पार्टी के लिए ये कहना कि जमीन अधिग्रहण करना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, ये कितना जायज़ है, या इस तरह के तर्क देना? सर मैंने सर देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि डीडीए के अंडर लैंड है, और हमने ऐसा नहीं, हमने कोशिश नहीं की, हमने चिट्ठियां लिखी, हमने सारी चीजें लिखी हैं। ब्यूरोक्रेट्स कहां से आते हैं? केंद्र सरकार से। ब्यूरोक्रेट्स खेल खेल रहे हैं, वो नहीं दे रहे हैं मंजूरी। वो तो कांग्रेस के जमाने से आते हैं, ऐसा नहीं कि आपके जमाने में। उसकी तय में आप जानते हैं बहुत सारी चीजें हैं। लक्ष्मण जी, मुझे एक लाइन नहीं, मैं वही बता रहा हूं आपको कि अगर इन्होंने भी किया होगा तो ये भी जूझे होंगे। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि बुराड़ी हॉस्पिटल की जो बात कर रहे हैं, मैं एक हॉस्पिटल का क्लियर कर दे रहा हूं, मैं एक हॉस्पिटल का क्लियर कर दूं। ये बुराड़ी हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, वो 200 बेड का हॉस्पिटल मंजूर हुआ था, लेकिन वो उसको हमने 800 बेड का बनाया। ये झूठ बोल रहे हैं कि 900 बेड का था। अरे भैया, वो 200 से बढ़ा के हमने उसको 800 बेड किया। आप कैसी बातें कर रहे हैं? जेपी में हमने जो नया ब्लॉक हम बना रहे हैं, उसमें कम से कम आप समझिए 534 करोड़ रुपए की लागत से हम बना रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता 30 सेकंड आपको जवाब देना चाहते हैं। सिद्धार्थ जी, मुझे 10 सेकंड दे दीजिएगा इसके बाद। इस तरह से तमाम सारे हॉस्पिटल, हमें 13 हॉस्पिटल हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन है। 30 सेकंड अपनी बात रखें, क्योंकि दो हमारे साथ वरिष्ठ वक्ता भी हैं, सतीश सिंह साहब हैं, सज्जन जी हैं। 10 सेकंड आपको, अब 20 सेकंड आपको। सिद्धार्थ जी, 30 सेकंड में दोनों बात खत्म करें। बिल्कुल लक्ष्मण जी, मैं 30 से 31वां सेकंड नहीं लूंगा। मेरा तो आग्रह ये है, मेरा इस शो में जितना भी समय हो वो भी आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को दे दीजिए। इन्होंने वादा किया था कि 70 विधानसभाओं में एक एक कॉलेज बनाएंगे। 70 छोड़ दीजिए, 17 विधानसभाओं के 17 नए कॉलेजेस, 17 नए कॉलेज जो बनाए हो वो उनका नाम बता दें। 10 नए अस्पताल बता दें जिसकी नींव इन्होंने रखी हो, उद्घाटन शिलान्यास इन्होंने किया, उद्घाटन इन्होंने किया हो, डेट सहित। अरुणा सब अस्पताल ये बताने लग रहे थे पिछली बार जब बोले, वो आजादी से पहले का बना हुआ है। अरे झूठ की भी कोई सीमा होगी। और कोई 2 मंत्रियों का नाम बता दें जिनकी कोई मोहल्ला क्लिनिक की पर्ची हो, जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक में जाकर के इलाज कराया। मेरा पूरा समय आप इनको दे दीजिए, इनको बतवा दीजिए। 17 नए कॉलेज के नाम बता दीजिए। मैं मेरे को कुछ नहीं कहना, मैं आपकी बात में हमने ब्लॉक बनाया है। की आयु एक सीमित होती है। आप झूठ ब्लॉक हो गया, अब वो अस्पताल से अब आप ब्लॉक पे चले गए। जो आजादी के पहले का चलता आ रहा हो, नीरज मिश्रा जी, अस्पताल को बनाने का काम एक मिनट 10 सेकंड नीरज मिश्रा जी को लेते हैं, फिर सतीश जी के पास जाऊंगा मैं। नीरज मिश्रा जी, 10 सेकंड। मैंने शुरुआत में 2 शब्दों का प्रयोग किया था, जिसमें सबसे जरूरी शब्द था कुप्रबंधन। आप देखिए दिल्ली के अंदर लगभग 50,000 एक मिनट सतीश, नीरज मिश्रा जी 1 सेकंड रुक जाएगा। पुष्पेंद्र जी, जो इन्होंने पूछा सिद्धार्थ ने, आप लिस्ट बना के रखिए, मैं आपके पास आऊंगा, पूरा समय आपको दूंगा, बीच में बगैर रोके टोके। फिलहाल तब तक मैं बाकी वक्ताओं से बात कर लेता हूं, तब लिस्ट तैयार करिए आप। नीरज मिश्रा जी, सर ये सारी है हमारे पास लिस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। लक्ष्मण जी, जब मैंने अपनी बात की शुरुआत की, मैंने उसमें कहा कि यहाँ पर नूरा कुश्ती है कुप्रबंधन की। देखिए ऐसा किस लिए, दिल्ली के अंदर लगभग 50,000 के आसपास फ्लैट्स 2013 से पहले बनकर तैयार थे, जिसको आपको फेज मैनर में दिल्ली में जो गरीब झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में रहने वाले लोग हैं, आपको उनको शिफ्ट करना था। पर ये ऐसी स्कीम नहीं थी जैसे बीजेपी आज फ्लैट देती है तो 1.5 लाख रुपए आपसे पहले ले लेती है और 5 साल के बाद फ्लैट देने की बात करती है। वो 50,000 फ्लैट्स बन के तैयार थे, उसमें ना जमीन अधिग्रहण करना था ना बिल्डिंग बनानी थी। लेकिन इन दोनों के कुप्रबंधन में आज के समय पर आप देखिए उन फ्लैट्स की हालत दोबारा जर्जर हो गई। मैं जिस विधानसभा से आता हूं, मेरी विधानसभा में 7100 फ्लैट बने, और कभी भी आपका कैमरा आएगा तो आप देखेंगे कि ये दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे का हमने जो वहां सफल प्रबंधन किया था, आज आप 7100 परिवारों को वहां शिफ्ट कर सकते थे। लेकिन क्योंकि ये जो कुप्रबंधन की राजनीति है, उसमें वो 7100 परिवारों को तो सफल होना ही पड़ा, और साथ साथ
सतीश जी, ये जो नीरज मिश्रा जी कह रहे हैं कि कुप्रबंधन और नूरा कुश्ती की भेंट चढ़ गई दिल्ली, आपका कमेंट? देखिए मेरा कमेंट तो क्या है कि देखिए, अभी तो राजनीति में क्या चल रहा है, अभी तो फ्रीबी का चल रहा है, रेवड़ी का चल रहा है। कोई पहले खिलाफ होता था रेवड़ी के, अब आजकल पक्ष में हो गया, उसी में कंपटीशन कर रहा है। तो नहीं, बात रेवड़ी से आगे बढ़ गई सतीश जी। अब तो मांगे उठने लगी एक दूसरी पार्टियों से। मैं आप सुनिए ना, वही बात मैं कह रहा हूँ कि अब तो वहां पे है ना, रेवड़ी किसको भाग गई, किसको पच गया, किसको भाग गया। मैं तो कह रहा हूं एक लाइन, सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से। आज तीनों पार्टियों का जो घोषणा पत्र में जो सब दिया जा रहा है, तो वोटर के पास अगर 3 वोट रहे तो तीनों को दे जाएगा, इतना 15,000 17,000 रुपया मिल जाएगा महीने। तो ये अब तो रेवड़ी की राजनीति है। बात जो आज मुख्य है वो ये है कि आज केजरीवाल ने मिडिल क्लास के लिए बात की है और कई ऐसी मांगे रख दी है जो मतलब बीजेपी की सरकार मान ही नहीं से, असंभव है। तो मिडिल क्लास की बात केजरीवाल जी ने ये क्यों उठाया है, ये क्यों में ही उत्तर है। और उसपे सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री जी ने रिएक्ट कर दिया है। ये हमें नहीं उम्मीद थी कि ऐसा होगा। हाँ, बीजेपी का एकदम पूरा देखने में आ रहा है कि 14 रैलियां, आपके ही पैकेज में था कि 14 रैलियां योगी की, फलां ठिकां 75। तो वो बात है कि मिडिल क्लास के ऊपर ध्यान जब केजरीवाल जी ने दिया है और मांगे केंद्र सरकार से की है, तो इसका मतलब ये है कि इस थोड़ा सा दिल्ली के अंदर संघर्ष है, ये निश्चित रूप से। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो कांग्रेस जो है एक्स फैक्टर है इस दिल्ली चुनाव की। बीजेपी की वोट एक जगह सीमित है, वो 80% में ही वोट ले सकते हैं, वो 20% तो उनको देने से रहे। तो इसका मतलब यह, और केजरीवाल जी आरएसएस को भी चिट्ठी लिखते हैं तो वो भी उस 80 में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये संघर्षशील मतलब संघर्ष वाला चुनाव है, इसलिए एक्स फैक्टर कांग्रेस की जहां तक बात है, कुछ लोग उसको ऐसे ही जाके वोट दे देंगे। लेकिन अगर कांग्रेस ने एम और ये डी मुस्लिम और दलित वोटरों में थोड़ा सेंध लगा दिया तो उसका नजारा क्या होगा ये देखने लायक है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि कौन क्या कह रहा है, अस्पताल बनाया नहीं बनाया है कि नहीं है, कौन देखेगा नहीं देखेगा, जनता के मन में क्या चल रहा है वो एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। विश्वास किसके ऊपर है ये बड़ी चीज है। और तीसरा कि अगर संघर्ष वाला चुनाव है तो अभी अगर कहें कि अभी दिल्ली सेटल हो गया, मेरे ख्याल से दिल्ली का चुनाव अब ओपन हो रहा है। अब ये अभी नहीं सेटल हुआ है, ये अगला 5-7 दिन जो है आप देखिएगा कि उसके बाद होगा सेटल। बिल्कुल, आपने 2 बड़ी महत्वपूर्ण बात कही सतीश जी। पहली बात कि आखिर केजरीवाल क्यों पहली बार मिडिल क्लास के ऊपर चर्चा करना शुरू कर दिए और कांग्रेस सक्रिय हो गई है। सज्जन कुमार सिंह, आपको क्या लगता है कि समीकरण बहुत तेजी से बदले हैं और क्या आम आदमी पार्टी को लगता है कि उनके वोट बैंक थोड़े खिसक रहे हैं, इसलिए मिडिल क्लास को ज़्यादा तेजी से जोड़ो, और कांग्रेस को लगता है कि अब हम शायद कहीं जीत जाएं तो हम और जोर लगा दें? जी निश्चित, अगर देखिए कोई एक तबका जो आम आदमी पार्टी के शासन में उनसे काफी ज्यादा एलियनेट हुआ है वो है मिडिल क्लास। अब देखिए मिडिल क्लास का कंसोलिडेशन जो है आम आदमी पार्टी से हटके बीजेपी की तरफ होगा, इसमें बीजेपी को बहुत प्रयास भी नहीं करना पड़ा है। हालांकि मिडिल क्लास की अपनी समस्याएं भी है। तो जो आप केजरीवाल साहब की ये जो रणनीति है कि इनकम टैक्स 7 लाख से 10 लाख तक फ्री वाला स्लैब बढ़ा दिया जाए, तो उसमें सीधी सी बात है कि वो एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप हमसे भले ही नाराज हो। आप देखिए दूसरी तरफ भी महंगाई है, टैक्सेशन का इशू है नेशनल लेवल पे, वो बात है। दूसरी क्या है कि माहौल निश्चित तौर पे बदला है कि देखिए इस बार चुनाव में आप देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज्यादा शोर कर रही हैं, लेकिन अगर आप 2015 का चुनाव याद करें, 2020 का चुनाव याद करें, मैं विधानसभा चुनाव की ही केवल बात कर, और अब 2025 का, तो पब्लिक के बीच में कोई बहुत ज्यादा वो एक एंथुसियाज्म वाला माहौल नहीं दिख रहा है। कारण क्या है कि मुद्दे लगभग वही हैं, और जैसा सतीश जी ने कहा कि कुल मिला के ये मुद्दे वही हैं फ्रीबीज के,
कि आम आदमी पार्टी ने एक ट्रेंड सेट किया और अब बीजेपी भी उसको फॉलो कर रही है। रही बात यहां पे आप देखिए कि दिल्ली में जो 70 सीटें हैं उसमें अगर आप डिवाइड करें मोटा मोटी तो 17 सीटें वो हैं जहां पे जिनको आप पूर्वांचली वोटर कहते हैं वो निर्णायक भूमिका में है, इसलिए पूर्वांचली वोटर को काफी ज्यादा टारगेट किया गया। 17 सीटें ऐसी है जहां पे पंजाबी वोटर है, 10 सीटें हैं जहां पे यहाँ के मूल में जाट गुजर बाकी जो है उनके हैं, 5 सीटों पे निर्णायक भूमिका में मुस्लिम है और बाकी 21 सीटें हैं जहां पे मिला जुला है। यहां पे समस्या ये है कि लोगों में वो उत्साह तो नहीं है आम आदमी पार्टी को लेके जो 20 में और 15 में दिख रहा था, लेकिन बदलाव के लिए जितना जोर बीजेपी लगा रही है और कांग्रेस की तरफ से भी हो रहा है, मुझे लगता है ये थोड़ा और पहले आना चाहिए था। क्योंकि अब जब हर पार्टी आम आदमी पार्टी के पिच पे ही चुनाव लड़ेगी कि रेवड़ी बांटे फ्री बीज आप दें, तो उसमें तो ये है ना कि ऑलरेडी वो पार्टी पहले से कर रही है। तो जहां तक इसमें आपका 76% जो अनऑथराइज्ड दिल्ली है, जिसमें बड़ा झुग्गी झोपड़ी रिसेटलमेंट कैंप और तरह के जो गरीब तबके के लोग हैं और महिलाओं को लेके जो किया जा रहा है, सवाल यह है कि पॉलिसी और एजेंडा के लेवल पे क्रिटिसिज्म के अलावा आप ये नहीं देख रहे हैं कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो वो करप्शन का इश्यू तो ला रहे हैं, लेकिन पॉलिसी ऑप्शन में ये दोनों पार्टियां भी उसी दिशा में बात कर रही हैं कि साहब हम भी इतना ही फ्री आपको देंगे, हम थोड़ा और ज्यादा दे देंगे। तो लोगों में उत्साह निश्चित तौर पे नहीं है, आम आदमी पार्टी से लेके एक उदासीनता है, मिडिल क्लास में ज्यादा है, लेकिन बदलाव के लिए जो एक अलग पॉलिसी ऑप्शन क्लियरली दिखना चाहिए था कांग्रेस में या बीजेपी में, वो मुझे नहीं दिख रहा है इस बार। इसलिए कुल मिलाकर हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अब सब कोई आम आदमी पार्टी के पिच पे बैटिंग कर रहा है। जिस फ्रीबीज की बात उन्होंने की थी, हर कोई फ्रीबीज की बात कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे आम आदमी पार्टी की रणनीति पर जो नया रणनीति अपनाई है वो मुझे लगता है कि वो एक गौर करने वाली बात है कि अब तक आम आदमी पार्टी के ऊपर भाजपा हमलावर होती थी भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के, क्योंकि पता था कि आम आदमी पार्टी की कमज़ोर कड़ी ये है। अब आम आदमी पार्टी को पता चल गया कि इनकी कमज़ोर कड़ी है मिडिल क्लास की नाराज़गी, टैक्स के बोझ जिसको दूर कर नहीं सकते, सरकारी खजाना इतनी इजाज़त देती नहीं है, तब उस पर हमला करना शुरू कर दिया। तो ये वोटर को देखना है क्या करना है। लेकिन एक और मुद्दा जो बड़ी तेज़ी से आज उछला है वो है पंजाब की गाड़ियों को लेकर के। सिद्धार्थ यादव जी, पंजाब की गाड़ियां आ रही हैं दिल्ली में, तो इसमें घबराने की क्या जरूरत है? इसमें राष्ट्रीय खतरा कहां जाता है? जो बात समझने की है लक्ष्मण जी वो ये है कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल और उनके पूरे गैंग, मैं पार्टी भी कहने में संकोच करूंगा, थोड़ा सा कठोर शब्दावली का मैं प्रयोग कर रहा हूं, पर जिस प्रकार से राजनीति में एक झूठे प्रपंच का प्रेसिडेंट सेट किया है इनकी पूरी पार्टी ने, मैं मानता हूं कि यही उपयुक्त है। कैसे हमने देखा कि प्रशासन का दुरुपयोग, सरकारी व्यवस्थाओं का दुरुपयोग, कैसे सांसद, इनके बड़े नेता जो कहा करते थे लाल बत्ती नहीं लूंगा, जो कहा करते थे मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, मैं सामान्य घर में रहूंगा, आज कितने इनके दिल्ली के नेता ऐसे हैं जो पंजाब पुलिस द्वारा प्रोटेक्टेड हैं। कभी आपने देखा ऐसा? पर एक जगह पर सत्ता हाथ में आ गई, एक जगह पर पंजाब में आपने सरकार बना ली, वहां की पुलिस आपके हाथ में आ गई, अब हम सबको पुलिस कवर देंगे। 4-4 गाड़ी में राघव चड्ढा चलेंगे, 6-6 गाड़ियां आगे पीछे चलेंगी मनीष सिसोदिया के, अरविंद केजरीवाल के, सब लोग प्रोटेक्टेड हैं। ये पंजाब पुलिस को ये नंबर 2, जिस प्रकार का अभी हाल ही में खबरें भी आ रही हैं वहां के लोगों से, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आपको अवसर आएगा तो आप बोलिए, अगर आपको तो बहुत कुछ है जवाब देने का, मैंने पूछा हुआ है प्रश्न। जिस प्रकार से पंजाब के बड़े बड़े शराब डीलर, शराब माफिया, उनके शराब को ला करके दिल्ली में बांटा जा रहा है। जो नीति यहां की थी वही नीति तो वहां भी ले गए, यहां तो जांच हुई तो वापसी ले लिया मनीष सिसोदिया ने, पर वैसी ही नीति को बचा कुचा के कैसे वहां पे भ्रष्टाचार किया जा सके, और अब वहां की शराब को लाया जा रहा है, लीगल इलीगल दोनों, वहां से लोगों को लाया जा रहा है, लीगल तरीके से इलीगल तरीके से दोनों, और दिल्ली के चुनाव को प्रभावित करने का जो एक प्रयास अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी कर रही है, मैं मानता हूं यह दुर्भाग्यपूर्ण है और यह लोकतंत्र के लिए खतरा भी है। क्योंकि अगर कोई नेता और उनकी पार्टी ये तय कर रहे हैं कि हम सरकारी भाषण हो गया हो तो मैं जवाब दे दूं, चुनावों को दूसरे राज्यों में प्रभावित करेंगे, तो ये एक हेल्दी लोकतंत्र का कोई प्रतीक नहीं है। हो गया आपका। देखिए, पहली बात तो अभी आपने जो जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया आम आदमी पार्टी के लिए, आप लोगों का उसके लिए मैं सिर्फ यही कह सकता हूं, कह रही है कि आप लोगों का हो चुका है। सुन लीजिए,
अभी आप कह रहे थे मैं बीच में नहीं बोलता हूं ना, तो अब शांति से सुन लीजिए। आपने इतना भाषण दिया, अब सुनिए, उसका जवाब सुन लीजिए। पहली बात ये कि आप जिस तरह का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं हमारी पार्टी के लिए, हमारे नेताओं के लिए, दिक्कत थी तो आपकी वाली दवाई सुनिए, हमारी पार्टी के नेताओं के लिए और हमारी पार्टी के लिए जिस तरह के आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें गाली गलौच वाली पार्टी से इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं है। वो सर्वविदित है, सारी दिल्ली की जनता देख रही है उसको। आपको मुबारक, आप गाली गलौच करते रहिए, आप उसी में व्यस्त रहिए, और हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी बात, घर में बुला आपने कहा, सुनिए, बीच में मत बोलिए, अब आप सुनिए, आपने कहा, अब आप कमाल कर रहे हैं, अभी तो आप बड़े शरीफ बन रहे थे, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। आप सिद्धार्थ यादव जी, आप बोल नहीं पाएंगे अगर मैं इस तरह से करूंगा, तो फिर आप बीच में मत बोलिए, अब आप सुन लीजिए जवाब। दूसरा, आप कह रहे थे कि हमने काम नहीं किया, और सुनिए, आप पंजाब की बात कर रहे थे, आप पंजाब की बात कर रहे थे ना, सुनिए, अरे सुन लीजिए सर, अरे आप शराब घोटाला लेकर के आए, टाटा फिस हो गया, आप शीश महल लेके आए, आपका टाटा फिस हो गया, कहीं कुछ है, आपने कुछ काम नहीं किया। हमने जनता के लिए काम किया है, जनता ने हमको पसंद किया है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, और इस बार भी हम अपने काम पे ही वोट मांग रहे हैं। आपकी असलियत यह है कि आपके पास एक सीएम का चेहरा तक नहीं है, हमारे पास मुख्यमंत्री का चेहरा अरविंद केजरीवाल है, आपके पास आज तक सीएम का चेहरा नहीं है, और आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई नीति नहीं है। हमने काम किया, हम काम पे वोट मांगे। आप बताइए ना, एक काम क्या किया? आप पंजाब के लोगों को गालियां दे रहे हैं। आप बताइए, अगर चुनाव है, हमारे स्टार कैंपेनर हैं भगवंत मान जी, तो वो पंजाब से आएंगे नहीं? अगर वहां के मंत्री हमारे कैंपेनर हैं तो वो लोग आएंगे नहीं? अगर आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी या दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के जो संबंधित है वो दिल्ली में आएंगे, उनका लाव लश्कर चलेगा, तो क्या हम ये आरोप लगाएं कि वो लोग जो है अपराध करने आ रहे हैं, या गलत इरादे से आ रहे हैं, या 26 जनवरी में दंगा भड़काने, या खतरा हो रहा है दिल्ली को, इस तरह की बात करना ठीक है क्या? अरे प्रवेश वर्मा जी से जो उनके कुकृत्य हैं, जो सारी आप कह रहे हैं ना, मैं तो कह रहा हूं खुलेआम आपको कि दिल्ली इलेक्शन में जिस तरह से चुनाव आयोग की आंखों में धूल झोंक करके प्रवेश वर्मा रोज कभी साड़ी बांट रहे हैं, कभी लोगों जनता को पैसे बांट रहे हैं, कभी जूते बांट रहे हैं, तो इन सब चीजों पे कार्रवाई करने की बजाय अब प्रवेश वर्मा को अपनी हार दिख रही है, तो अब उनको पंजाब की गाड़ियों से खतरा दिख रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, जो कांग्रेस के साथी हैं, कांग्रेस के साथियों को मैं बता दूं कि सर, आपकी कांग्रेस की सरकार के दौरान 2004 से लेके 2014 तक पूरा दिन घुमाते केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार थी। ये जो भाई साहब बैठ के बोल रहे हैं कांग्रेस वाले, इनसे बोलिए कि इन्हीं की सरकार थी कांग्रेस की केंद्र में, और जो जमीन वगैरह ले पाए या दे पाए वो इसी वजह से ले पाए और थोड़ा सा काम कर पाए। तो ये हमको ज्ञान ना दे कि जमीन कैसे नहीं ले पाए और हमने कर दिया, ये नहीं कर पाए, ये सब कहानियां हमको मत सुनाइए। बीजेपी की तकलीफ क्या है कि बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है, उनके पास जनता को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि भैया ये हमारा काम हम करना चाहते हैं। वो बता क्या रहे हैं? दिल्ली की जनता को डरा रहे हैं, ठीक है, दिल्ली की जनता को डरा रहे हैं। पुष्पन जी, और दिल्ली की जनता समझ मुद्दा गई उठा था, मैंने सिद्धार्थ जी से पंजाब की गाड़ियों पे सवाल पूछा था, आपने जवाब दे दिया वहां पे, लेकिन रुपए का फायदा हो रहा है दिल्ली की जनता को हर महीने, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक से हो, अभी उनका नेटवर्क हिल गया है। नीरज मिश्रा जी आपको जवाब देना चाहते हैं। नीरज मिश्रा जी, शिक्षा से हो, नीरज मिश्रा जी बोलना शुरू करिए। एक मिनट लक्ष्मण जी, पुष्पन जी एक मिनट रुक जाइए। हाँ नीरज जी बोलिए। देखिए, मुझे उम्मीद थी कि आम आदमी के प्रवक्ता जो पंजाब के हमारे भाई बहन हैं, जिनका अपमान लगातार पिछले 5 साल से भाजपा कर रही है, उस पर कुछ कहते, क्योंकि कभी उनको खालिस्तानी कह दिया जाता है, कभी आतंकवादी कह दिया जाता है, और जब भी वो दिल्ली में प्रवेश करना चाहते हैं, केंद्र की सरकार तो उनका स्वागत गोली लाठी और सड़कों पर कील लगाकर करती है। मुझे उम्मीद थी कि आम आदमी के जो हमारे भाई हैं वो कम से कम इस बात को तो सबके सामने रख देते। और आज भाजपा को मुझे नहीं समझ आता कि बाहर से आए हुए लोगों से, जो प्रवासी हैं, उनसे इतनी नफरत कैसे हो गई है। इनको तो इस राजनीति में इस तरीके के से प्यार मिला, इतना इन लोगों को दिल्ली की जनता ने, हमारे प्रवासी भाई बहनों ने भाजपा को इतना प्यार दिया, लेकिन इनके अंदर वो नफरत प्रवासियों के लिए कैसे बन गई है, ये मेरी समझ से परे है। और मुझे लगता है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को, क्योंकि सिद्धार्थ के कहने ना कहने से कुछ होगा नहीं, कम से कम मोदी जी को और अमित शाह को सोचना चाहिए कि दिल्ली में प्रवासियों का अपमान ना करें, क्योंकि इस दिल्ली में
जो भी आप देख रहे हैं उसको बनाने में हम जैसे प्रवासियों का जो योगदान है उसको आप बिल्कुल धूमिल मत कीजिए। जहां तक रही बात जो आम आदमी के दोस्त हमारे कह रहे थे कि हमारी सरकार थी, मैं बार बार एक किस्सा टीवी पर सुनाता हूं कि जब शीला जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी तो केंद्र में अटल जी हुआ करते थे, और वो किस्सा अब तो बहुत प्रचलित हो गया कि कैसे जब वो दिल्ली मेट्रो के लिए परमिशंस लेने गई तो अटल जी ने कहा कि जी ये तो हो नहीं पाएगा क्योंकि हमारे बजट आज अलाउ नहीं करते। तो शीला जी ने उनको कहा कि कोई बात नहीं भाई साहब, एक चाय और पिला दीजिए। तो चाय पीने के लिए जब वो बैठे तो शीला जी ने उनको सिर्फ एक बात कही कि मैं बाहर जाऊंगी और मैं दिल्ली की जनता को ये बता दूंगी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता से मुझे प्यार नहीं है। अगले 5 मिनट के अंदर जो जो डिमांड के साथ शीला जी गई वो सारी डिमांड पूरी हो गई, जिसमें ये लैंड एक्विजिशन की सारी बातें झूठा कोट कर रहे हैं। जिन ये दोनों नेताओं का नाम मुझे लगता है इतिहास के बारे में वो वाकिफ नहीं है क्योंकि ये किस्सा तो शीला जी खुद ही सुनाया करती थी। अरे तो ये जिस तरीके एक्सेप्ट करिए कि आप संघर्ष किया आपने। पुष्पेंद्र जी, नीरज जी को बहुत पता है। अरे कुछ तो जिम्मेदारी रखिए आप। किन नेताओं के लिए बात कर रहे हैं? कुछ भी बोल देंगे, मैं बाहर जाके ऐसा कह दूंगी। शीला जी ऐसी थी ना, अटल जी ऐसे थे। कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम क्या है? कांग्रेस ने किया, कांग्रेस के साथ पिछले 5 साल में कर लेते तो आज आपकी स्थिति नहीं होती। लेकिन बड़ा अच्छा मुद्दा आप लोगों ने, भले ही आपस में काफी ज्यादा वाद विवाद कर रहे हैं आप लोग, लेकिन ये मुद्दा बड़ा गंभीर है। सतीश जी, मैं आपकी राय इसमें समझना चाहूंगा कि जो उदाहरण, एक घटनाक्रम का उदाहरण यहाँ पे नीरज मिश्रा जी ने दिया कि एक वैसा ही उदाहरण आपको अब जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है कि अगर आपको लगता है कि केंद्र के बिना हमारा काम चल नहीं सकता है तो हम केंद्र से क्यों ना सहयोगात्मक रवैया लगा के चलें, बजाय इसके कि विरोध की राजनीति करें। तो ऐसे में काम तो हमारा होगा नहीं। तो हमारा मुख्य मकसद तो काम होना चाहिए, विरोध की राजनीति तो जब मौका आए राजनीति करने की तो हम करेंगे। सतीश जी, मैं 3 बातें बोलना चाहता हूं नीरज जी, फटाफट। पहला तो ये है कि सहयोग का रवैया होना चाहिए, लेकिन दिल्ली में तो 80% एलजी की ही सरकार है, केंद्र की ही सरकार है, तो इसको ध्यान में इसमें भी रहना चाहिए। उनके इंटरवेंशन से बहुत कुछ हो भी सकता था। तो इस मामले में मैं बहुत ज्यादा केजरीवाल को जी, मैं आपके पास आऊंगा, जरा सतीश जी उनको बोलने दीजिए। भले उनके कुछ कार्यक्रम, हाँ बहुत कार्यक्रम हो सकता है कि उन्होंने डेवलपमेंट के काम किए नहीं किए, ये सब में क्वेश्चन वो तो पार्टी वाले बोलेंगे, लेकिन ये सहयोग और दिल्ली, दरिया दिल्ली दोनों साथ साथ चलता है। आप हम नहीं, आप कुछ कर रहे हो तो हम करेंगे, आप नहीं आ रहे हो तो हम आएंगे। तो ये एक टकराव रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज जो पंजाबियों वाली बात है, आप पार्टी और भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा पब्लिसिटी में बस एक दूसरे को मात देने के माहिर हैं, उसमें कांग्रेस बहुत पीछे रह जाती है। वो पंजाबी वाला मुद्दा बहुत तगड़ा बना दिया है, क्योंकि मैं भी जानता हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि जहां कहीं देश में चुनाव होता है पूरे देश के भाजपाई पहुंच जाते हैं वहां। आपको तो मैं उदाहरण दे दूंगा, अपने घर से दे दूंगा। तीसरी बात, मैं कुल मिला के इसी चीजों पे पहुंच रहा हूं कि यस, संघर्ष है, बात सही है, इसलिए मिडिल क्लास का भी बात केजरीवाल ने उठाई है। जो मुख्य बात है जो मैं अब आपसे कहना चाहता हूं वो यही कहना चाहता था, दलित और मुस्लिम यहां पर करीब करीब लोग बताते हैं 29% है। अभी सज्जन जी बता रहे थे ये ऐसे ऐसे, लेकिन 29% का वोट वो किधर जाएगा, कांग्रेस में छिटकेगा या आप पार्टी पूरा अपने पास ले लेगी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए केजरीवाल जी के सामने एक धर्म संकट है और हम पब्लिक मंच से कहना चाहते हैं कि या वो कांग्रेस को सहलावे या खूब जोर से अटैक करे। यही इसी पे दिल्ली का चुनाव है अगला, ये आगे आने वाला। बिल्कुल सज्जन जी, हम लोग ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन एक छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगा कि मुस्लिम और दलित जिसकी बात सतीश जी ने किया, और एक साथ और पंजाबी जो मुद्दा उठ के आया है, ये कितना क्रूशियल रोल निभाएगा? देखिए, इसमें सीधी सी बात है, जैसा सतीश जी ने कहा कि लगभग 16% आपके दलित हैं, 17% 16% और 12.5 से 13% मुस्लिम है। ये 2011 का डेटा है, वो हो सकता है 30% तक। अब सीधी सी बात है, देखिए मुझे नहीं लगता है, कम से कम मुस्लिम वोट में मुझे बहुत फ्रैक्चर नहीं दिखता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि वहां पे सीधी सी बात है कि एक तो मेजॉरिटी उसमें जो है वो इकोनॉमिकली हम्बल बैकग्राउंड से है, तो उन्हें लगता है कि ये सरकार ठीक है। दूसरा, उनका एक अपना प्रेफरेंस भी है कि कोई भी डिवीजन वो बीजेपी को फायदा न करे। जहां तक दलितों की बात है, देखिए ये कांग्रेस का वोट हुआ करता था, जिसको इन मास केजरीवाल साहब ने ले लिया है।
उनके बीच में थोड़ा बहुत जो है वो स्प्लिट हो सकता है, लेकिन वो स्प्लिट अब मुझे अभी भी लग रहा है कि इसमें केजरीवाल जो है बड़ा हिस्सा मेंटेन करने में सफल रहेंगे, लेकिन स्प्लिट का मतलब है कि बहुत सारी सीटों पे इसका असर पड़ेगा। और इस कारण से आप देखिए कि बात इस बार पूरे चुनाव में दो चीजों की हो रही है, एक फ्री बीज और दूसरा पूरी कम्युनिटीज की, पूर्वांचली, पंजाबी में 4% जो सिख हैं, निश्चित तौर पे वो पहले भी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ गए थे, इस बार भी मुझे लगता है कि उसमें लगभग वही प्रेफरेंस रहेगा। तो इसके बाद पूरा का पूरा जो दारोमदार है, जो हिंदू पंजाबी हैं और उसके अलावा जो पूर्वांचली हैं और जो बिरादरी जाट समाज से, गुर्जर समाज से ये हैं, आप देखिएगा सबसे ज्यादा इस पे इसका असर होने जा रहा है। मुझे लग रहा है इन 3 जगहों पे शायद बीजेपी इस बार पहले से एक और सज्जन जी एक और विश्लेषण ये आ रहा है कि आम आदमी पार्टी से जो वोटर हटते हैं वो माना जाता था कि कांग्रेस के पास जाएंगे, तो कुछ विश्लेषक ये कह रहे हैं कि ऐसा शायद ना हो, वो कांग्रेस के पास जाने के बजाय कहीं भाजपा के पास ना चला जाए। इस तरह का अलग अलग समीकरण बन रहे हैं। उस धारणा पे बातचीत करूंगा मैं, लेकिन अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज अड्डा और हम लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि दिल्लीकरण क्या कहता है नया समीकरण, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जी, आपके पास चलूंगा, चूंकि आप काफ़ी देर से इशारा भी कर रहे थे, कुछ आप जोड़ना चाहते हैं। लेकिन जो ये नए समीकरण बन रहे हैं, खासतौर से पंजाबी का मुद्दा उठने के बाद, आपको लगता है कि इस नए समीकरण में बीजेपी अपने आप को ज़्यादा मजबूती से सामने रख पाएगी, क्योंकि चुनौतियाँ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं याद दिला दूं कि मैंने 2 बार आग्रह किया था कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता 17 नए कॉलेजेस के नाम बता दें जो उन्होंने दिल्ली के अंदर 11 साल में बनाए हो। 70 का उन्होंने वादा किया था, 17 का नाम वो अभी तक नहीं बता पाए। मैं इतना ही ध्यान करा रहा हूं, शो खत्म हो जाएगा, वो याद नहीं करा पाएंगे। रही बात नीरज जी की, बैठ करके मैं आपत्ति दर्ज करवाता हूं। 2 देश के दिवंगत नेता आदरणीय शीला जी और आदरणीय अटल जी के बारे में उसके बाद आप बोल लीजिएगा। अरे मेरी बात पूरी ऐसा करते सिद्धार्थ जी एक मिनट सुन ही लेते हैं। सिद्धार्थ जी एक मिनट रुक जाइए। सिद्धार्थ जी एक मिनट रुक जाइए, इस हॉस्पिटल का नाम बताने वाले बताइए, हम बोल दीजिए। सिद्धार्थ जी, आपने कहा था ना कि आपका समय दे दें। अब आपका समय मैं ले रहा हूं, सुन लीजिए। आपका समय मैं ले रहा हूं, आपने कहा था। अब सुनिए, देखिए सुनिए, मैं हॉस्पिटल के सुनिए, पहले हॉस्पिटल के अंबेडकर नगर हॉस्पिटल जो 200 बेडेड का था, हमने 600 बेडेड का प्लान किया। उसका अगस्त 2020 में इनॉग्रेशन किया हमने। बुराड़ी हॉस्पिटल, डेट बता रहा हूं ना आपको, बुराड़ी हॉस्पिटल सुन लीजिए, उसका 700 बेड की कैपेसिटी है। जुलाई शुरू किया, नए हॉस्पिटल ही बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, आप सुनिए। 2020 जुलाई में हमने बुराड़ी हॉस्पिटल शुरू किया। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज जो 1725 बेड का प्रस्तावित है, ओरिजिनल उसका प्लान 700 बेड का था, हमने उसको 1241 बेड किया और 250 बेड कोविड हॉस्पिटल फैसिलिटी हमने मई 2021 में उसको चालू किया। अब सुनिए, जो अरुणा आसफ अली की बात कर रहे हैं, वाकई वो अस्पताल स्वतंत्रता के समय का है, लेकिन उसमें हमने नया ओपीडी ब्लॉक बनाया और उस ओपीडी ब्लॉक का सुनिए, इनॉग्रेशन सितंबर 2023 में किया। अब सुन लीजिए, जो किया, अरे सर सुनिए, अरे सर जहां जमीन है वहीं बनाएंगे ना, हॉस्पिटल के अंदर जहां जमीन मिलेगी वहीं तो बनाएंगे। नया कमरा, जहां नए हॉस्पिटल ही बताए मैंने आपको। और सुनिए, जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड हो रहे वो सुन लीजिए, मादीपुर हॉस्पिटल है, 320 करोड़ की लागत से बन रहा है, 90% कंप्लीट हो गया है। सिरसपुर हॉस्पिटल है ब्लॉक ए में, 487 करोड़ की लागत से बन रहा है, जो 77% कंप्लीट हो गया है। ज्वालापुरी हॉस्पिटल नागलोई में है, जो 320 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है और 90% कंप्लीट हो गया है। सिरसपुर हॉस्पिटल है जो 1552 बेड का है। सुनिए, आप सुन लीजिए, शालीमार बाग हॉस्पिटल है जो 76% की लिस्ट मत दीजिए, समझ गए कि आपके पास लिस्ट आ गई है। 527 करोड़ की लागत, अब लिस्ट सुन लीजिए ना। सरिता बिहार हॉस्पिटल है, 83% कंप्लीट हो गया है। रघुवीर नगर हॉस्पिटल, अब सुन लीजिए, पूरी हॉस्पिटल की लिस्ट है। ऐसा करते हैं कि नीरज मिश्रा जी से भी ले लेते हैं कि भाजपा कह रही है कि, अच्छा सिद्धार्थ यादव जी बोले, एक पुष्पेंद्र जी ये कह रहे हैं कि लिस्ट झूठी है। सिद्धार्थ यादव 15 सेकंड में बताइए लिस्ट झूठी कैसे है, फिर नीरज मिश्रा जी के पास जाऊंगा। अरे इनकी तरह, अरे भैया हम इनकी तरह, सर
लक्ष्मण जी हम इनकी तरह झूठ नहीं देखिए, बोलते। सिद्धार्थ जी, ये लिस्ट झूठी कैसे? तमिलनाडु ये तो पूरा एड्रेस बता रहे हैं, नाम बता रहे हैं। इन्होंने कहा था 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने मैं कहा बता रहा हूं, मैं बता कि रहा हम हूं। जो है सबके खाते अब में सुन लीजिए, 15 अब लाख लक्ष्मण जी रुपए देखिए, देंगे, बुलवाने का 2 आपको करोड़ अवसर देना नौकरियां पड़ेगा, ऐसे तो नहीं देंगे, बनेगा। किसानों को एमएसपी देंगे, हो गया। कुछ दिया, झूठ तो ये लोग देखिए बोलते लक्ष्मण जी, हैं। ऐसे तो अवसर नहीं बनेगा। पुष्पन जी अब सुन लेते हैं, सिद्धार्थ जी की बात सुन लेते हैं। पुष्पन जी अब एक मिनट सुन लेते हैं। नहीं बोला था ना, एक मिनट, और उसके बाद आपने सिद्धार्थ यादव बोलना चाहते हैं। सिद्धार्थ जी बोलिए, सिद्धार्थ जी आप बोलिए। देखिए, बोलते हैं ये झूठ। हाँ, देखिए, मैं इनका बता देता हूं ये झूठ कैसे बोल रहे हैं, और इनका तरीका बता देता हूं। ये कागज पकड़ा अपने हाथ में, तमिलनाडु के अंदर 2000 मंजिला की एक नई इमारत बनाई, आंध्र प्रदेश के अंदर 4000 मंजिला की एक नई इमारत बनाई, उत्तर प्रदेश के अंदर 7000 मंजिलों की नई इमारत बनाई, 8 यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के अंदर 11000 मंजिलों की नई इमारत बनाई। ऐसे पढ़ते जाइए। अरे झूठ है, कितना ही बोल दीजिए। ये मीडिया मैं कह रहा हूं, आप कौन सा हॉस्पिटल, उसका स्थान, उसकी तारीख आप नहीं बता पाए। 17 कॉलेज मैंने आपसे पूछे, आप नहीं बता पाए। आप नाम नहीं बता पा रहे हैं, एक भी कॉलेज का नाम नहीं बता पा रहे हैं। आप बताइए, 20 मिनट आप लेगा शो के, अगर एक कॉलेज का नाम भी आप बता पाए हो तो ऐसे कागज को पलटते रहिए, बताते रहिए। अरविंद केजरीवाल यमुना साफ नहीं हो पाई। ठीक है, ऐसा करें आप दोनों लोग शांत हो जाइए। जहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, वो भी कुछ बोलना चाहते हैं। नीरज मिश्रा जी बताइए। लक्ष्मण जी देखिए आर्थिक टर्म है ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स। ये जो हमारे आम आदमी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, ये सब वो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं जो पहले एग्जिस्ट करते थे। कांग्रेस की सरकार ने दिल्ली के लिए वो सब बनाए। मैंने जो शुरू में कहा, अब उसकी लिपापोती करके उसे नया बताने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई साहब, कोई नया ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बताइए जिसको आपने जमीन से लेकर खड़ा किया। और हमारे जो भाजपा के मित्र हैं, अगर इतना काम कर रही है ये बताते हैं लक्ष्मण जी, ये इंपॉर्टेंट सवाल है भ्रष्टाचार कि पिछले 10 साल के अंदर दिल्ली में लक्ष्मण जी भाजपा के प्रवक्ता से जरूर पूछिएगा कि पिछले 10 साल से केंद्र की सरकार है, दिल्ली में कितने केंद्रीय विद्यालय खोले इन्होंने? ये बताइएगा कि दिल्ली के अंदर कितने केंद्र सरकार की मदद से अस्पताल खोले गए दिल्ली के अंदर, बताइएगा। क्योंकि अब हम एम्स की बात करेंगे जैसे ही, ये आपको एम्स दरभंगा जहां पर जमीन पर कुछ नहीं, आपको एम्स त्रिवेंद्रम जहां पर कुछ नहीं, आपको एम्स तमिलनाडु वाला बताएंगे जहां जमीन तक एक्वायर नहीं हुई, तो हवाई बात कर देंगे। आप भाजपा के प्रवक्ता से सिर्फ ये पूछकर बता दीजिए कितने केंद्रीय विद्यालय बन गए दिल्ली में पिछले 10 साल में, और कितने ऐसे अस्पताल बन गए जो केंद्र सरकार ने बनाए दिल्ली में। बस ये जवाब दे दें। एक मिनट, भाजपा प्रवक्ता बोल दे सिद्धार्थ जी 15 सेकंड में, उसके बाद मैं सतीश जी के पास जाऊंगा, क्योंकि यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सतीश जी ने भी कहा था कि 70% हिस्से पे तो केंद्र सरकार काबिज रहती है, तो उनको भी तो कुछ करना चाहिए। सब कुछ आम आदमी पार्टी या दिल्ली सरकार ही करे, ये कैसे संभव है? देखिए, सतीश जी को तो पता है कि केंद्र की सरकार क्या करती है। अब वो जान करके अनजान बने तो उसमें मेरा दोष नहीं है। 9000 करोड़ से ऊपर दिल्ली मेट्रो को दिया। दिल्ली के अंदर केंद्र के अस्पताल जो दिल्ली के अंदर चल रहे हैं 7000 करोड़ से ऊपर उनको दिया। आज एम्स के अंदर एक एम्स की नई विंग बनकर के खड़ी हो पाई है, केंद्र सरकार के कारण हो पाई है। दिल्ली के अंदर जितना ट्रैफिक डिकंजेशन हुआ, वो दिल्ली के अंदर 10 साल में मैं वही बता रहा हूँ। अरे भैया, हम तो दिल्ली में सत्ता में थे, लोगों ने केंद्र के सरकार का चुनाव किया, केंद्र की सरकार में सातों के साथ। सिद्धार्थ जी, ये लोग जानना चाहते हैं कि ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के बारे में बताइए जो नया आपने किया। स्पेसिफिक सवाल अगर पूछे तो नए अस्पताल क्या केंद्र सरकार के बने, क्या नए केंद्रीय विद्यालय बने, क्या? बहुत ही स्पेसिफिक सवाल नीरज मिश्रा ने पूछा था। मुझे लगता है इसका जवाब देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। उनकी झुग्गियां उजाड़ करके, गरीब लोगों की झुग्गियां उजाड़ करके। लक्ष्मण जी, सिद्धार्थ जी जवाब दें। पुष्पन जी आप शांत हो जाइए। पुष्पन जी, पूरे शो में बोलते रहेंगे तो फिर बाकी का आवाज दर्शक तक कैसे पहुंचेगी? आपकी आवाज नहीं पहुंचेगी। आप अपनी बात प्रमुखता से रखना चाहते हैं तो आप बोलिए, दूसरा ना बोले। जब दूसरा बोले तो आप मत बोलिए, ताकि सही से डिबेट हो सके। सिद्धार्थ यादव। निश्चित तौर पे मैंने 17 कॉलेजेस के नाम बोले थे ऑन रिकॉर्ड। आपके आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने एक कॉलेज का नाम नहीं बताया, पर मैं ऐसे नहीं हूं। आज दिल्ली के अंदर चुनाव हो रहा है दिल्ली की सरकार को चुनने के लिए। लोकसभा का चुनाव हुआ था,
केंद्र की सरकार के लिए सातों के सातों एमपी जीते, अभी नहीं 2019 में भी जीते, 2014 में भी जीते। उसके बदले दिल्ली को क्या मिला? दिल्ली को नए रोड प्रोजेक्ट्स मिले, दिल्ली के अंदर नया रोड का नेटवर्क मिला, दिल्ली के मेट्रो को सशक्तिकरण के लिए 9,000 करोड़ से ऊपर का मिला, दिल्ली के अंदर दिल्ली के सरकारी अस्पताल जो केंद्र के द्वारा चल रहे हैं उनका बजट बढ़ा करके मिला। यह दिल्ली के लिए केंद्र की सरकार ने किया। लंबी फहरिस्त है, लगभग 80,000 करोड़ से ऊपर केंद्र सरकार दिल्ली में लगा चुकी है। पर यह विधानसभा का चुनाव है लक्ष्मण जी, यहां पर दिल्ली की उस सरकार को जवाब पूछा जा रहा है जो कहकर के आए थे कि हम 70 नए कॉलेज पूछेंगे। मैं आपके शो पे कहता हूं दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेज दिल्ली सरकार द्वारा फंडेड है, पिछले 6 महीने से उनमें तनख्वाह नहीं दी गई है। आपने भाजपा, आपने आम आदमी पार्टी को घेरा, ये बात बिल्कुल, उस पर मैं आपको सवाल नहीं उठा रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां पे आप भी चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, और यही वजह है कि नीरज मिश्रा जी ने पूछा आपसे कितने केंद्र सरकार के स्कूल यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय खोले गए। दिल्ली में सर्विस एक बड़ा सेगमेंट है जो केंद्र सरकार के अधीन आता है। आप भी जानते हैं केंद्र सरकार के अधीन आने का मतलब क्या होता है, उसके लिहाज से करने का बहुत सारा स्कोप होता है, और इसलिए ये सवाल आपके पास लेके गया था मैं। सज्जन कुमार सिंह, मैं आपके पास आऊँगा। ये कि हमने ये किया, हमने ये नहीं किया, हमने ये किया, हमने ये नहीं किया, अब बात यहाँ से आगे बढ़ कर चल गई है और ये हो रहा है कि अब आप क्यों नहीं ऐसा कर रहे हैं, मांग उठने लगी है। तो ये जो हम लोग नया तौर तरीका देख रहे हैं चुनावी रणनीति में, वोटर को लुभाने का, एक दूसरे पर हमलावर हो करके उनकी कमियों को उजागर करना और इस तरीके से अपनी बातों को थोड़ा सा, अपने कमजोर नस को छुपाना, ये रणनीति कितनी कामयाब हो पाएगी? देखिए लक्ष्मण जी, इसमें वोटर की दुविधा देखिए, वोटर की दुविधा ये है कि उसे जो विकल्प है उसी से चुनना है। अब यहां पे सतीश जी ने कहा कि एक्स फैक्टर कांग्रेस है, लेकिन वोटर के नजरिए से अगर आप देखें तो वो देखता है कि कौन पार्टी जीत सकती है, या तो आम आदमी पार्टी जीत सकती है या बीजेपी जीत सकती है। तो कांग्रेस को लेके अगर थोड़ा मन बनता भी है जिन वोटर्स का, चूंकि धारणा में कांग्रेस कमजोर है, उसको पहले ही आपने थर्ड पार्टी बना दी है, तो होता क्या है कि अगर आप आम आदमी पार्टी से बहुत नाराज हैं तो बीजेपी में जाएंगे या आप उसी पार्टी के साथ रह जाएंगे। पहली बात तो यह है। दूसरी बात जो आपने कहा कि बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पे अभी एक चलन ये है कि ब्लेम गेम बहुत ज्यादा डोमिनेट, चुनाव में तो करते ही है, पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हर मुद्दे पे आप पूछे कि आपने क्या किया है, और खासकर आम आदमी पार्टी की तरफ से ये होता है कि वो कहीं ना कहीं इस चीज का एक आरोप दूसरी पार्टी पे लगाते हैं। अब सवाल है, ये कहा गया कि दिल्ली में एलजी के पास, और चूंकि एनसीआर रीजन है इसलिए यहां पे एक फुल स्टेटहुड वाली बात नहीं है, लेकिन जब आप कहते हैं कि उसके कारण जो राज्य सरकार है दिल्ली की वो काम नहीं कर पा रही है, तो सवाल है ये सिनेरियो कोई पहली बार तो है नहीं। ये तो मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, शीला दीक्षित जब वो थे, तो फिर ये उठता सज्जन जी कि अब सिनेरियो पहली बार नहीं है, लेकिन जब जो इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहे उठाए। पहले कांग्रेस नहीं उठाया, भाजपा आम आदमी पार्टी उठाना चाहती है, और आम आदमी पार्टी इसमें होता क्या है, अब आप देखिए, आप तुलना कीजिए जम्मू कश्मीर से। अब आप देखेंगे कि वहां पे जो उमर अब्दुल्ला है, उनकी अब पूरी कोशिश ये है कि वो कहीं ना कहीं रिकंसाइल करें सेंटर के साथ। आप एक्टिविज्म, इसमें एक चीज होता है कि उमर अब्दुल्ला अपनी राजनीति को जम्मू कश्मीर तक रखना चाहते हैं, और आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा राष्ट्रीय राजनीति में पहुंचनी है, तो इस वजह से ये जाहिर तौर पे यहाँ पे हमलावर। सतीश जी, एक सवाल जो उन्होंने पूछा, सज्जन जी ने कहा भी कि भाजपा को देखिए, भाजपा के पास जो लंबी फहरिस्त है, आपने देखा होगा इनके स्टार प्रचारकों की लंबी फहरिस्त है। प्रधानमंत्री खुद कूद चुके हैं, रैलियां करना शुरू कर चुके हैं, 14 रैली यहाँ पे योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं, बाकी सारे मंत्री उतर गए हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल हैं, पंजाब के भगवंत मान जैसे लोग आ रहे हैं। कांग्रेस सिर्फ राहुल गांधी के भरोसे यहाँ पे जो बड़ा चेहरा लेकर के हैं, राहुल गांधी अभी तक मैदान में उतरे हैं, वो भी नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में जाने वाले थे, वो भी प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो आपको लगता है कि थोड़ा सा जो है इस फ्रंट पे, परसेप्शन के फ्रंट पे कांग्रेस थोड़ी सी कमजोर पड़ती दिख रही है? सतीश जी, देखिए, परसेप्शन के आधार पर तो कांग्रेस है ही नहीं 15 साल से दिल्ली में, परसेप्शन के आधार पे। लेकिन पिछले बार एमसीडी के चुनाव में उनके परसेंटेज वोट बढ़े थे 10-11, लोकसभा में भी उतना बुरा नहीं हुआ था। बात यह, इसलिए मैंने कहा एक्स फैक्टर, अंततः ये क्या हुआ नहीं कह सकते, हो सकता है पूरा जो कांग्रेस वाला वोट है आप पार्टी में शिफ्ट हो जाए, लेकिन अगर आप पार्टी और कांग्रेस के बीच में इस बार राफ्ता या पूरा मार नहीं होता है जबरदस्त, तब उसके नतीजे पर प्रभाव पड़ेगा।
और एक और चीज है इसमें, कांग्रेस क्या है, राहुल गांधी का आपने नाम लिया, आज अगर दलितों का वोट या फिर मुसलमानों का वोट मिलेगा कांग्रेस पार्टी को, तो राहुल गांधी की वजह से ही मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो उन्हीं के वजह से। तो ये बात नहीं है। तीसरी बात क्या है कि जब शीला दीक्षित को हटा के 28 सीट लाके केजरीवाल उसके बाद मुख्यमंत्री पहली बार बने थे और कांग्रेस के साथ बने थे, तो भाई इन दोनों का क्या इक्वेशन है, ग्रामर है, इसका बहुत प्रभाव पड़ने वाला है इस चुनाव पे और चुनाव उपरांत भी। और ऐसा ना हो कि भाई कांग्रेस, ठीक है आपने कहा, पर एक मिनट, एक सेकंड, परसेप्शन में कमजोर होगी, लेकिन अगर 1, 2, 3, 4% वोट का भी बाएं दाएं कर दिया तो इसमें तो फायदा भाजपा को पहुंच जाएगा। बिल्कुल। नीरज मिश्रा जी, कांग्रेस को लेके मैं जो सवाल लेके गया सतीश जी के पास, उसी को दूसरे शब्दों में लेके आऊं कि ठीक है, बीच में देखा अजय माकन जी थोड़े सा फिर आक्रामक हो गए हैं, नए आरोप लगाया आज सीएजी को लेकर के, लेकिन अभी भी सिर्फ राहुल गांधी मोर्चा संभाले हुए हैं, वो भी उतने हमलावर नहीं हो रहे हैं जितना हमलावर होने की बात कर रहे थे। कांग्रेस को क्या लगता है कि हम बहुत ज़्यादा हमलावर हो जाएंगे, आम आदमी पार्टी कमजोर होगी तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा, इस तरह के असमंजस में कांग्रेस फंसी हुई है क्या? लक्ष्मण जी, ऐसा तो नहीं है। देखिए, अभी जैसे मकर संक्रांति का पर्व था तो आपने देखा होगा राहुल जी रिठाला में चूड़ा दही का जो भोज था उसमें चले गए। ऐसे ही जब दिल्ली के अंदर सब्जी व्यापारियों से मिलना था तो राहुल जी वहां गए। तो राहुल जी एक अपना व्यापक कैंपेन तो लगातार चला रहे हैं, लेकिन आज दिल्ली की 70 विधानसभाओं के अंदर लगातार दिल्ली के और देश के जो बड़े कांग्रेसी नेता हैं वो लोग तो वही हैं। लेकिन ये बार बार जो हम परसेप्शन की और बाइपोलैरिटी की बात करते हैं लक्ष्मण जी, इस पर मुझे आपत्ति है, क्योंकि हम लोग दिल्ली की जनता की सूझबूझ के ऊपर एक सवाल खड़ा कर देते हैं। खत्म हो रहा है, 10 सेकंड, बस 10 सेकंड। हाँ। देखिए, दिल्ली की जनता इतनी समझदार है कि आपने जब 1998 में कांग्रेस को चुना, उससे पहले आपने भाजपा को लगातार मौका दिया और उनको एकदम से हटा दिया। 2013 में जब हमें आपने बाहर किया तो आपने एकदम 6 महीने पुरानी बनी हुई पार्टी को दिल्ली के सामने शासन करने का मौका दिया। आज जब हम जिस परिस्थिति में हैं, हाँ, हमें शो को खत्म करना पड़ेगा, माफी चाहूंगा, आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। और इस तरह की चर्चा आगे भी चुनाव से पहले हम लोग करेंगे, तो फिर से नए सिरे से बातचीत करने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।